चलिए, ब्लॉक क्लासिफिकेशन में अगर देखा जाए तो हम लोग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के बारे में बता दिए थे, नहीं है? ए ब्लॉक के बारे में बता दिए थे। चलिए, तो ए ब्लॉक के बाद अगला हम लोग देखें अगर, तो हम लोग का अगला टॉपिक इसमें आता है एटॉमिक रेडियस। नहीं, यानी मेरे कहने का मतलब है कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि पीरियोडिक टेबल जो है उसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, कितने मेटल्स हैं, कितने नॉन मेटल्स हैं, कितने मेटलॉइड्स हैं, सबका पोजीशन कहाँ कहाँ पर है ये बताया गया। ब्लॉक क्लासिफिकेशन आपको बताया गया, ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं ये बताया गया, पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं ये बताया गया, सभी ग्रुप का स्पेशल नाम क्या है ये बताया गया। यही सब हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक। नहीं, अब पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। नहीं, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। अभी तक आप पीरियोडिक टेबल में सिर्फ पहचान रहे थे पीरियोडिक टेबल में कौन चीज कहाँ कहाँ है, ये पहचान रहे थे। अब आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ना है, यानी जो उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, एटम्स प्रेजेंट हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज में देखा जाए तो हम लोग को पढ़ाया गया क्या, एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले पढ़ाया गया एटॉमिक रेडियस। तो देखो, तो शुरू में एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन क्या आया था, पढ़ो इसको। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, समझ रहे हैं? जैसे ये हम लोग का न्यूक्लियस हो गया, नहीं, और ये मान लो कोई एटम है जिसके पास, तुम्हारे पास ऑर्बिट जो है वो 2 है। एक एटम है जिसके पास कितना ऑर्बिट है, 2, तो यही आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, ध्यान रखना है। नहीं, तो न्यूक्लियस के सेंटर से, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट ऑर्बिट की जो दूरी होगी, यहां से लेकर यहां तक जो दूरी होगी, इसी को क्या कहा गया, एटॉमिक रेडियस। इसी को एटॉमिक रेडियस कहा गया, ध्यान रखना है। नहीं, लिखा भी हुआ है, देख लो। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस, ध्यान रखना है। लेकिन ये डेफिनेशन शुरू में आया था, बात समझ में आ रहा है? ये डेफिनेशन आगे चल के गलत हो गया, ये डेफिनेशन आगे चल के क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, ध्यान रखना है। किसी भी ऑर्बिट को शार्प लाइन से रिप्रेजेंट करना गलत है। नहीं, किसी भी ऑर्बिट को शार्प लाइन से यानी पतले लाइन से रिप्रेजेंट करना क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ना, किसी भी ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट्स होते हैं, सब ऑर्बिट्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ध्यान रखना है। नहीं, जैसे मान लो कि थर्ड ऑर्बिट है, तो थर्ड ऑर्बिट में एस होता है, पी होता है, डी होता है कि नहीं होता है, ध्यान रखना है। तो इसीलिए देखा जाए तो ऑर्बिट को शार्प लाइन से, पतले लाइन से रिप्रेजेंट कर देना ये पॉसिबल नहीं है। बस मेरा है, हर एक ऑर्बिट की अपनी कुछ मोटाई मानी गई है, हर एक ऑर्बिट का अपना कुछ मोटाई माना गया है। क्यों मोटाई माना गया है? क्यों मोटाई माना गया है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग, जैसे याद करो, एक हम लोग पढ़े थे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसमें बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को एक्यूरेसी के साथ ज्ञात कर पाना पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना है। नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को ज्ञात करने के लिए हम लाइट भेजते हैं, और जब लाइट इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को चेंज कर देता है, ध्यान रखना है। अलग अलग लाइट से अगर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन पता किया जाए तो क्या आएगा, अलग अलग आएगा कि सेम आएगा, अलग अलग आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर किसी भी ऑर्बिट को अगर हम पतले लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब हुआ कि एकदम इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, इलेक्ट्रॉन यहीं पर है। क्या ये कहना सही है कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल यहीं पर है? क्या हम इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को एक्यूरेसी से बता सकते हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को एक्यूरेसी से नहीं बता सकते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस ऑर्बिट में, ये सेकेंड जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेगा, ये बोलना क्या है, गलत है, ध्यान रखना है। इसी कारण से डेफिनेशन क्या हो गया, गलत हो गया, ध्यान रखना है। अगर कोई भी एटम के पास मान लो 2 ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट में तो सिर्फ एस होता है, 1s, लेकिन सेकेंड ऑर्बिट में 2s होता है और 2p होता है, तो 2s और 2p, तो इस ऑर्बिट की इतनी मोटाई होगी। नहीं, यानी इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन यहां या यहां कहीं भी उपस्थित हो सकता है, ध्यान रखना है। नहीं, तो इलेक्ट्रॉन अगर हम लोगों का देखा जाए तो यहां और यहां उपस्थित हो सकता है, तो हर एक ऑर्बिट की अपनी मोटाई होती है। पतले लाइन से अगर रिप्रेजेंट करके एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन देंगे तो क्या हो, गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो, तो पहला डेफिनेशन गलत हो गया। फिर कुछ दिन के बाद ये डेफिनेशन आया, कुछ दिन के बाद एटॉमिक रेडियस का ये डेफिनेशन आया, थोड़ा समझ लेना है।
द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द पॉइंट अप टू विच डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मैक्सिमम। ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर यहाँ ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट। नहीं, अब इस सेकेंड ऑर्बिट का जो मोटाई है वो मान लेते हैं कितना मोटा है, सेकेंड ऑर्बिट का मोटाई इतना है, ठीक है। अब इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पाया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जा सकता है। नहीं, मान लो हम तीन पॉसिबिलिटी ले लिए कि इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ पाया सकता है। क्या हम इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को फिक्स बोल सकते हैं कि यहीं पाया जाएगा? नहीं बोल सकते हैं, ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन सेकेंड ऑर्बिट में या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ मिल रहा है। नहीं, तो उस केस में इस दूरी को रेडियस कहें, इस दूरी को रेडियस कहें कि ये जो दूरी है उसको रेडियस कहें। अब सवाल उठता था, ध्यान रखना है। नहीं, तो डेफिनेशन दिया गया कि नहीं, इन तीनों जगहों में से जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, यहां, यहां और यहां, इन तीन जगहों पर इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। इन तीनों जगहों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना जहां पर हो, नहीं, वहां से न्यूक्लियस के सेंटर का दूरी ले लो, नहीं, वही तुम्हारा रेडियस होगा। जैसे मान लो हम इन तीन जगहों में से मान लिए इस जगह पर, इस पॉइंट पर, नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, प्रोबेबिलिटी चलो इस जगह पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या है सबसे ज्यादा? नहीं, तो हमारे लिए ये रेडियस कहना सही है, यह रेडियस कहना गलत है, यह रेडियस कहना गलत है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तुमको वो जगह खोजना है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो जगह खोजना है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा हो। उस जगह को पहले खोज लो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। जैसे इसके पास कितने ऑर्बिट हैं? दो ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जगह कितने जगह पे हैं? तीन जगह पे हैं। नहीं, तीन जगहों में से यहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, तो यहां से न्यूक्लियस के सेंटर से दूरी ले लो इसकी, यही तुम्हारा रेडियस कहलाएगा। ये और ये तुम्हारा रेडियस नहीं कहलाएगा। क्या चीज का? किसका इलेक्ट्रॉन? सेकेंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। हम क्या बोले? जहां पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए आप अपने पे सोचिए, आपके पाए जाने की संभावना, कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं और घर पे रहते हैं, नहीं, तो आपके पाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना आपके घर पर है। बात समझ में आ रहा है? आपके पाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना कहाँ है? घर पर। तो उस दूरी को ही रेडियस लेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो इलेक्ट्रॉन यहां भी पाया गया, यहां भी पाया गया, यहां भी पाया गया। बात समझ आ रहा है? लेकिन इन तीनों में से किस जगह पर उसके पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है? नहीं, ये पहले पता करना पड़ेगा। अगर यहीं पर पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती तो इस दूरी को हम रेडियस कहते, अगर यहां पर होती तो इस दूरी को रेडियस कहते, अगर यहां पर है तो इस दूरी को रेडियस कहेंगे, बाकी को नहीं कहेंगे। कोई भी इसमें से रेडियस हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा कहां पर है। मेरी बात दिमाग में गई? दिक्कत है? चलिए, तो ये डेफिनेशन आया, लेकिन इस डेफिनेशन में भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ये पता करना बड़ा मुश्किल है, नहीं, कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा कहां पर है। नहीं, ये पता करना बड़ा मुश्किल है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस कारण से ये डेफिनेशन भी गलत हो जाता है, क्योंकि हम लोग को ऐसा डेफिनेशन चाहिए ताकि हम आसानी से, नहीं, किसी भी एटम का रेडियस निकाल सकें। बात समझ में आ रहा है? आसानी से किसी एटम का रेडियस निकाल सके, ध्यान रखना है। लेकिन अब यहां पर पहले रेडियस निकालने से पहले सबसे भारी काम यह हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल रहता नहीं है, एक जगह स्थिर रहता है नहीं, इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहता है। तो इलेक्ट्रॉन कहां पर सबसे ज्यादा समय बिताता है यह पता करना बड़ा कठिन काम है। नहीं, इस कारण से इस तरह से एटॉमिक रेडियस निकालना सबसे डिफिकल्ट है, ध्यान रखना है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन तुम याद करो, इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? वेव। इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं? वेव की तरह। नहीं, अच्छा, इस पॉइंट पर, अच्छा ये लेते हैं, ये हो गया न्यूक्लियस। यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन चलता कैसे है? वेव की तरह। अच्छा, तो
ये वाला दूरी ले लें, यहां पर इलेक्ट्रॉन पाए संभावना सबसे ज्यादा है, ये वाला दूरी ले लें कि इस वेव में ये वाला दूरी ले लें, इस वेव में ये वाला दूरी ले लें, कौन सी दूरी लें? उसी जगह पर है, लेकिन उसी जगह पर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चल रहा है, तो वेव की तरह चल रहा है तो अभी भी तो एक्यूरेट रेडियस नहीं निकला ना, क्या निकल रहा है क्या? इसी वेव में तुम देखो यहां पर यहां पर यहां पर, ये तीनों लंबाई सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। तो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चलते हैं, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, नहीं स्पीड बहुत ज्यादा है, नहीं तो उस वेव में हम लोग कौन सा दूरी लें? जो क्रेस्ट बना है उसको कि जो ट्रफ बना है उसको, यानी जो ऊंचाई बना है उसको कि जो गहराई बना है उसको? मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस डेफिनेशन से क्या एटॉमिक रेडियस नॉर्मली निकाल पाना संभव है? नहीं। तो हम लोग बस ये बताए कि शुरू में क्या डेफिनेशन है ये पता होना चाहिए, नहीं तो शुरू में पहला डेफिनेशन क्या आया कि न्यूक्लियस का सेंटर और आउटर मोस्ट ऑर्बिट की दूरी ले लो, वही रेडियस है। लेकिन क्या ऑर्बिट को शार्प लाइन से रिप्रेजेंट करना सही है? नहीं, गलत है, इसलिए वो डेफिनेशन गलत हो गया। फिर मालूम चला कि नहीं, ऑर्बिट की एक मोटाई होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिट में कहीं भी पाया जा सकता है, नहीं तो मान लो यहां से यहां पाए जाने की संभावना पाई गई, 3 जगहों पर इस ऑर्बिट में सेकेंड ऑर्बिट पाए जाने की संभावना है, तो कौन सा डिस्टेंस ऑर्बिट कहलाएगा? तो वो डिस्टेंस जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हो, मैक्सिमम हो, उस दूरी को रेडियस कह दिया गया। लेकिन इस डेफिनेशन में भी दिक्कत आने लगा, क्या कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जहां पर संभावना मैक्सिमम होती है उसको पता कर पाना बहुत ही इम्पॉसिबल है, बहुत ही कठिन है। बात समझ में आ रहा है? ये प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम ये आया कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चलते हैं, नहीं उस वेव में एक्यूरेट पोजीशन को, इलेक्ट्रॉन के एक्यूरेट पोजीशन को पता कर पाना ये भी क्या है, इम्पॉसिबल जैसा लगता है। मेरी बात सब समझ में आ रही है? तो ये कारण से ये सब डेफिनेशन क्या हो गए, गलत हो गए। चलो देखा जाए क्या लिखा हुआ है। बट अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड वेरी इजली विथ एक्यूरेसी। जो हम अभी डेफिनेशन पढ़े, नहीं उस डेफिनेशन के बारे में लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड वेरी इजली विथ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के साथ एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट कर पाना जो पीछे डेफिनेशन पढ़े उसके अनुसार पॉसिबल नहीं है। क्या डिफिकल्टीज आती हैं? डिफिकल्टीज क्या है? चलो, ऑर्बिट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाई शार्प लाइन, पहला जो हम बता दिए। दूसरा, एटम्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म इन नेचर, it is not possible to isolate a single atom for determining its radius। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन का मान लो हम बात करते हैं, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन नेचर में कैसे पाया जाता है? H2 के रूप में। नेचर में कैसे पाया जाता है? HCl के रूप में। नेचर में कैसे पाया जाता है? तो H2SO4 के रूप में। देख रहे हो? यानी कभी भी तुम सोचोगे कि तुमको अकेला हाइड्रोजन मिल जाए तो अकेला हाइड्रोजन तुमको नेचर में एग्जिस्ट करता है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही पाया जाता है, नहीं कोई भी तुमको एक्यूरेट एक एटम मिल जाए पॉसिबल नहीं है। बस मेरा है, एक्यूरेट एटम किसका मिलेगा? इनॉट गैसेस का, जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, जो स्टेबल हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब तुमको मिल सकते हैं एटम के रूप में। लेकिन क्या ये एटम के रूप में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हमको निकालना क्या है? एटम का रेडियस। क्या निकालना है? एटम का रेडियस। तो एटम का रेडियस निकालने के लिए अकेला एटम चाहिए, तो अकेला एटम नेचर में पाया जाता है? नहीं। तो हाइड्रोजन का अगर हमको रेडियस निकालना है तो अकेला हाइड्रोजन चाहिए, तो अकेला हाइड्रोजन को या तो इसमें से निकालो, या तो इसमें से निकालो, या तो इसमें से निकालो अकेला हाइड्रोजन एटम को। तो ये निकालना आसान काम है, ये गोल्गे डिफिकल्टी का काम। बस समझ में आ रहा है? ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस निकालने में शुरू में कितना दिक्कत आया वही बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है? चलिए अगले पॉइंट पे आइए। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, ध्यान से देखो। यहां पर देखो तो प्रकृति में हाइड्रोजन H2 के रूप में पाया जाता है। देखो तो HH, ये क्या है? H2। ठीक है। यहां देखो सोडियम के साथ भी हाइड्रोजन कंबाइन करके सोडियम हाइड्राइड बनाता है, नहीं हाइड्रोजन फ्लोरीन से भी कंबाइन किया है, नहीं। अच्छा तो ध्यान से देखो, यहां पर अगर देखें तो देखो तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों सेम है कि अलग अलग? सेम है। अलग अलग काहे दिख रहा है भाई? ये भी हाइड्रोजन है, यू हाइड्रोजन है, दोनों का सिंबल एक जैसा लिखेंगे। तनी गबड़ा लिख रहा है का? एगो तनी छोट लिखा है, एगो तनी बड़ लिखा गया है का? ऐसा काहे बोल रहे हैं अलग अलग है? ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, बस मेरा दोनों क्या है? सेम है। तो दोनों अगर सेम है तो दोनों का ताकत क्या है? सेम है। ठीक है।
चलो यहां जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, ठीक है। दोनों आपस में शेयरिंग किया और शेयर करके बॉन्ड बना लिया, दोनों आपस में शेयरिंग किया और शेयर करके क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। नहीं, अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ, तो लड़ाई होने पर ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हट गया और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हट गया, ठीक है। यानी इनके बीच का बॉन्ड तोड़ना है, तो बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हट गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हट गया। काहे? काहे कि दोनों का ताकत क्या है, सेम है। जैसे दो दोस्त मिलके कोनो धन बिजनेस किए, नहीं 50,000 एगो दोस्त मिलाया, 50,000 एगो दोस्त मिलाया, दोनों समान ताकत का था, दोनों दोस्त की ताकत क्या थी, सेम थी। कुछ दिन बिजनेस ठीक चला, उसके बाद दोनों में झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया तो 50,000 वो अपना ले लिया, 50,000 ये अपना ले लिया, नहीं दोनों अलग हो गया। तो ये कब पॉसिबल है, जब दोनों का ताकत क्या हो, सेम हो। चलो अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ हाइड्रोजन किससे कंबाइन है, फ्लोरीन से। तो यहाँ पर फ्लोरीन स्ट्रॉन्गर होता है, फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग है और हाइड्रोजन वीक है। नहीं, अब मान लीजिए फिर से दो आदमी मिलकर बिजनेस किए, एक आदमी 50,000 मिलाया, एक आदमी 50,000 मिलाया, नहीं लेकिन एक आदमी उसमें से, दो आदमी में से एक आदमी बहुत स्ट्रांग है और एक आदमी कमजोर है, बस मेरा है, और दोनों मिलाया है बराबर 50,000 देख लो। हाइड्रोजन भी एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है इस बॉन्ड में, अब फ्लोरीन भी एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है, लेकिन फ्लोरीन क्या है, स्ट्रॉन्ग, और हाइड्रोजन क्या है, वीक। अब हम जा रहे हैं इस बॉन्ड को तोड़ने, नहीं यानी इसको हीट सप्लाई की और चाहते हैं कि बॉन्ड तोड़ दें। जब हीट सप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन तो लेता ही है, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी लेकर अपने ऊपर कर लेता है। नहीं, यानी क्या हुआ, दो आदमी बिजनेस किए, एगो मजबूत था एगो कमजोर था, जब झगड़ा हुआ तो मजबूत वाला क्या किया, कमजोर का पिटाई कर दिया कस के, बस में रहा, उसका जो 50,000 था वो रख लिया, कहता है कि भागता है कि नहीं यहाँ से, बस में रहा, उसको भगा दिया। तो यहाँ देखो कहानी क्या हो गया, अब H का इलेक्ट्रॉन अगर फ्लोरीन ले लेगा, ध्यान से मेरा बात समझो, H का इलेक्ट्रॉन अगर फ्लोरीन ले लेगा तो H पर क्या आएगा, प्लस चार्ज, अब फ्लोरीन पर क्या आएगा, बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा। जबकि यहां पर जब बॉन्ड टूटा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हटे, तो इन पे कोई चार्ज नहीं, H डॉट, इन पर भी कोई चार्ज नहीं, H डॉट। ऐसा होगा, किसी भी एटम पर प्लस चार्ज कब आता है, जब उसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाए। नहीं, किसी भी एटम पे माइनस चार्ज कब आता है, जब वो किसी और का इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले ले। नहीं, लेकिन यहां पर ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो कोई चार्ज नहीं आएगा। समझ में आया? यहां पर आओ, सोडियम और हाइड्रोजन, सोडियम मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल। मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं और जनरली इलेक्ट्रॉन देने वाले को कमजोर माना जाता है, तो यहां पर इसको हम मान रहे हैं कि ये क्या है, वीक, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग। नहीं, तो अब जब इसको हीट सप्लाई कीजिएगा तो सोडियम और हाइड्रोजन में, सोडियम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, सोडियम का इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, हाइड्रोजन, सोडियम का इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, हाइड्रोजन। बोलो यहां क्या बनेगा, Na प्लस, और क्या बनेगा, H माइनस। मेरी बात समझ आ रही है? तो हम लोग क्या बोले कि हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है। अच्छा, हमको हाइड्रोजन एटम का रेडियस निकालना है, तो हाइड्रोजन एटम का रेडियस निकालना है तो हमको हाइड्रोजन चाहिए, नहीं हाइड्रोजन चाहिए। तो हाइड्रोजन को अगर हम लोग यहां से निकालते हैं तो हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है, प्लस चार्ज। नहीं, तो प्लस चार्ज है, इसका मतलब यहां पर ये सिकुड़ा हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया तो डर गया, डर गया तो इसका मतलब क्या हो गया, सिकुड़ गया, ध्यान रखना है। नहीं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन सिकुड़ा हुआ है, यहाँ पर आइए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छीन लिया है, मजबूत है, तो यहाँ पर फैला हुआ है, बस मेरा है। तो यहाँ पर इसका रेडियस निकालिएगा तो छोटा आ जाएगा, यहाँ पर इसका रेडियस निकालिएगा तो बड़ा आ जाएगा। नहीं, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, इसमें, बात समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए अगले पॉइंट पे आ जाओ। देखो तो अब जो पीछे वाला हम लोग एटॉमिक रेडियस, यानी किसी भी एटम का रेडियस हमको निकालना था, नहीं तो एटम का रेडियस निकालने में डिफिकल्टी आया, बात मेरा है। जो पीछे हम लोग डेफिनेशन पढ़े वो सब डेफिनेशन के आधार पर एटॉमिक रेडियस निकाल पाना पॉसिबल नहीं था। नहीं, तो उस सुधार किया गया, और सुधार करके हम लोग को देखा जाए तो अब एटॉमिक रेडियस को 3 अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया। किसी भी एटम का रेडियस निकालने के लिए, किसी भी एटम का रेडियस निकालने के लिए क्या किया गया, एटम के रेडियस को 3 अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया।
ठीक है, कौन कौन सा रेडियस है? कोवैलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस और मेटालिक रेडियस, ध्यान रखना है। नहीं, 3 तरीके से डिफाइन किया गया, बारी बारी से पढ़ेंगे सबको, ध्यान रखना है। देखो तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है? मेटल। मेटल्स का संख्या कितना? 93। नहीं, नॉन मेटल्स कितने? 16। नॉन मेटल्स कितने हैं? 16 है, 16 है। अच्छा, तो अगर ध्यान दिया जाए, नहीं तो 93 मेटल्स हैं, नहीं तो मेटल का रेडियस निकालना पड़ेगा। तो मेटल का रेडियस निकालने के लिए, मेटल का रेडियस निकालने के लिए क्या पढ़ेंगे हम लोग? मेटालिक रेडियस। बस में आ रहा है? मेटल का रेडियस निकालने के लिए क्या पढ़ेंगे? मेटालिक रेडियस। अब आ जाओ, यहां लिखा हुआ है कोवैलेंट रेडियस। तो कोवैलेंट रेडियस किसके लिए होगा? पहले यहां लिख दे हम लोग, ये किसके लिए होगा बाबू? फॉर द रेडियस ऑफ, फॉर द रेडियस ऑफ मेटल्स। अगर मेटल का रेडियस निकालना है तो उसके लिए हम लोग को पढ़ाया जाएगा मेटालिक रेडियस। चलो, अब कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस। अच्छा, कोवैलेंट बॉन्ड का नाम सुने हैं कभी? कोवैलेंट बॉन्ड सुने होंगे। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, जैसे एग्जांपल हम समझा लेते हैं, देखो तो जैसे अगर हम लोग फ्लोरीन लिखते हैं, ठीक है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन जो है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताइए लोग, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। क्या बात है। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p5। तो ये हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2, ये हो गया 2, तो 5 और 2 7, यानी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कितना होता है? 7। दिक्कत है? तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। चलिए, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और एक 7 लिख दिए हम लोग। अब दूसरा एक फ्लोरीन ले रहे हैं, ध्यान से देखो, 2 2 4 2 6 और एक 7। नहीं, थोड़ा बहुत लेविस के बारे में हम लोग जानते हैं, ऑक्टेट रूल। कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए, कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है, ऐसा नियम है। नहीं, तो फ्लोरीन, ये जो फ्लोरीन है इसके आउटर मोस्ट में ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अगर स्टेबल होना है तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। नहीं, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके पास भी 7 है तो इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। नहीं, तो इन दोनों का मुलाकात हुआ, तो ये 7 है, इस फ्लोरीन से कहेगा सुनिए एक इलेक्ट्रॉन हमको दे दीजिए ताकि हम स्टेबल हो जाएं। तो क्या ये दे देगा? नहीं, ये कहेगा आपको चाहिए तो हमको भी चाहिए। नहीं, आप ही अपना एगो दे दीजिए ताकि हम स्टेबल हो जाए। नहीं, तो इस केस में ना ये इसको देगा ना ये इसको देगा, तो उपाय क्या बचता है? शेयरिंग। नहीं, तब देखा जाए क्या होता है, यानी ये लोग शेयरिंग करते हैं। ध्यान से देखो, यहां से अगर देखें तो ये फ्लोरीन जो है इस फ्लोरीन से मदद मांगता है, नहीं, और कहता है कि ठीक है आप अपना एक इलेक्ट्रॉन हमको मदद कीजिए और हम अपना एक इलेक्ट्रॉन आपको मदद करेंगे। नहीं, जब आपको जरूरत पड़ेगा तो आप मेरा इलेक्ट्रॉन ले लीजिएगा, और जब हमको जरूरत पड़ेगा तो आपका इलेक्ट्रॉन हम ले लेंगे। नहीं, तो इस तरह से आपका भी 8 लगेगा और हमारा भी क्या लगेगा? 8 लगेगा। तो देखो, तो हम 2 सर्किल यहां से खींच दिए। एक सर्किल इसका है, इस फ्लोरीन का, तो इसके पास 2 2 4 2 6 7 और एक 8, इसके सर्किल में भी 8 हो गया। और इसका जो सर्किल खींचे इसमें भी देख लो, 2 2 4 2 6 एक 7 और एक 8, इसका भी 8 पूरा हो गया। नहीं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शेयरिंग। तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, तो इनके फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड। पास में आ रहा है? ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बना, इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। इसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। नहीं, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जनरली कौन किसके किसके बीच में होता है? नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है इसका फॉर्मेशन नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, ध्यान रखना है। किसके किसके बीच में होता है? नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, ध्यान रखना है। ठीक, तो जो कोवैलेंट रेडियस हम लोग लिखे हैं यहां पर, ध्यान से देखो, लिखा गया है कोवैलेंट रेडियस। तो ये कोवैलेंट रेडियस किसके लिए होगा? नॉन मेटल्स के लिए, ध्यान रखना है। नहीं, तो ये ध्यान रखना है कि ये किसके लिए होगा? फॉर द रेडियस, फॉर द रेडियस ऑफ नॉन मेटल्स।
ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोई भी पूछता है तुमसे कि एटॉमिक रेडियस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 3 पार्ट में, कोवैलेंट रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस और मेटालिक रेडियस, ठीक है। एटॉम का रेडियस निकालने का 3 तरीका है, ठीक है। अच्छा, प्रोइड टेबल में तो मेटल्स हैं, तो मेटल का रेडियस निकालने के लिए कौन सा रेडियस हम लोग पढ़ेंगे, मेटालिक रेडियस। अच्छा, प्रोइड टेबल में तो नॉन मेटल्स भी हैं, उनका रेडियस निकालने के लिए हम लोग कौन सा रेडियस पढ़ेंगे, कोवैलेंट रेडियस। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में तो इनर्ट गैस भी हैं जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, है कि नहीं है। ग्रुप 8A के एलिमेंट कौन कौन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये लोग जनरली बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो अगर ये लोग बॉन्ड नहीं बनाते हैं तो इनका भी तो एटम है, इनका भी तो रेडियस होगा। तो जो एटम बॉन्ड नहीं बनाते हैं उनका रेडियस निकालने के लिए हम लोग कौन सा रेडियस पढ़ेंगे, वैन डर वाल्स रेडियस। तो वैन डर वाल्स रेडियस किसके लिए होगा, फॉर द रेडियस ऑफ इनर्ट गैस। नहीं, अब ध्यान समझो। अब जैसे किसी के दिमाग में आता है सर मेटल का बात कर लिए, नॉन मेटल का बात कर लिए, इनर्ट गैस का बात कर लिया, तो मेटलॉइड्स के बारे में बता दीजिए। नहीं तो समझिए, अगर हम लोग बात करते हैं मेटलॉइड्स की, अच्छा, मेटलॉइड्स जो हैं इनमें मेटल का भी गुण होता है और इनमें नॉन मेटल का भी गुण होता है। नहीं होता है कि नहीं होता है। मेटलॉइड्स ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें मेटल का भी गुण होता है और नॉन मेटल का भी गुण होता है, ठीक है। मेटलॉइड्स ऐसे हैं जिनमें मेटल्स का भी गुण होता है और नॉन मेटल्स का भी गुण होता है। अब मान लो एक मेटलॉइड्स हम ले लिए इसी में से, जैसे सिलिकॉन तुम्हारा है, सिलिकॉन एक मेटलॉइड है, नहीं, जिसमें मेटल का भी गुण है और नॉन मेटल का भी गुण है। अब इसको मेजर किया गया, नहीं तो मेजर किया गया तो इसमें मेटल का गुण जो था वो 80% पाया गया, 80% मेटालिक कैरेक्टर पाया गया मेटल का, और 20% जो है, सॉरी उल्टा हम लिख रहे हैं, 80% इसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर पाया गया, यानी नॉन मेटल का गुण 80% है और 20% इसमें मेटल का गुण पाया गया। अच्छा, तो सिलिकॉन को मेटल कहें कि नॉन मेटल, इसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, मेटालिक कैरेक्टर कम है। नहीं तो एक्चुअली इसको क्या कहेंगे, नॉन मेटल। इसको एक्चुअली हम लोग क्या कहेंगे, नॉन मेटल कहेंगे, नहीं कहेंगे। बस में जैसे एक आदमी है बदमाश भी है अच्छा भी है, लेकिन बदमाशी वाला गुण 80% है, बदमाशी ढेर करता है, नहीं अच्छा वाला गुण 20% है, तो उस बच्चे को बदमाश बच्चा कहा जाए कि अच्छा बच्चा कहा जाए, बदमाश से बच्चा कहा जाएगा। ध्यान रखना है कौन सा गुण ज्यादा डोमिनेट करता है उसके आधार पर उसका कैरेक्टर डिफाइन होता है। बिल्कुल, इसके रिएक्शन से पता चलता है, या जो चीज ज्यादा शेयरिंग वाला गुण दिखाएगा, नहीं यानी समझो कि उसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, और जो लोग डोनेशन वाला गुण दिखाएंगे यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेंगे उसमें मेटालिक कैरेक्टर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। क्योंकि जो नॉन मेटल होते हैं वो जनरली शेयरिंग करते हैं, वो जनरली आयनिक बॉन्ड कम बनाते हैं, बात समझ में आ रहा है। लेकिन जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। नहीं तो मेटलॉइड्स में तुमको ऐसा मेटलॉइड्स मिल जाए जैसे एटी मान ले लिए, नहीं एटी, या तुमको ले लें पोलोनियम पीओ, ये सब मेटलॉइड्स हैं। नहीं, अब इन लोगों के केस में चेक करोगे तो इनमें 80% आ जाएगा कौन सी का गुण, मेटल का, और इसमें 20% गुण आ जाएगा कौन सी का, नॉन मेटल का। ध्यान रखना है। नहीं मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये क्या कहलाएगा, मेटल की नॉन मेटल, इसको मेटल कहेंगे क्योंकि मेटालिक गुण इसमें क्या है, ज्यादा है, नॉन मेटालिक गुण क्या है, कम है, इसलिए इसको मेटल कहेंगे। नहीं, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मेटलॉइड्स में जो मेटलॉइड ऊपर हैं, मेटलॉइड्स में जो मेटलॉइड प्यूरिटी में कहां है, ऊपर हैं, यहां देखो कितनी बार लिखा है, बोरोन, सिलिकॉन, ये सब क्या है, ऊपर। तो जो लोग ऊपर होंगे उसमें नॉन मेटालिक गुण ज्यादा होगा, और जैसे जैसे नीचे आओगे मेटालिक गुण क्या होगा, ज्यादा, मेटालिक गुण ज्यादा। जैसे जैसे प्यूरिटी में नीचे आएंगे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, हम पढ़ा चुके हैं, पढ़े हैं। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और जैसे जैसे ऊपर रहोगे नहीं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। किस में, पी ब्लॉक में। मेरी बात समझ में आई। नहीं तो कोई पूछे कि बोरोन
बोरोन सर मेटल है कि नॉन मेटल? नॉन मेटल है, ऊपर है। सिलिकॉन मेटल कि नॉन मेटल? सर नॉन मेटल है। नहीं, जर्मेनियम, अच्छा अब यहाँ 50-50 आने लगेगा। नहीं, जर्मेनियम नहीं, इसमें 50% मेटालिक गुण है, 50% नॉन मेटालिक गुण है। उसके नीचे आ जाओ, अब मेटालिक गुण ज्यादा होने लगेगा। जर्मेनियम जैसे नीचे आओगे मेटालिक गुण ज्यादा और नॉन मेटालिक गुण कम। बस मेरा है, तो जैसे जैसे नीचे आएंगे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता जाएगा। है? ये बहुत अच्छा मेटलॉइड है। बस मेरा ये बहुत अच्छा मेटलॉइड है। बस मेरा है, जिसमें 100 मतलब 50% मेटालिक और 50% नॉन मेटालिक गुण है। बस मेरा है, इसीलिए सोचो जितना भी हम लोगों का सेमीकंडक्टर डिवाइस बनता है, सेमीकंडक्टर से तुम लोग का ये क्या बोलते हैं, ये जो हम लोग सोलर बनाते हैं चार्ज करने के लिए, उसमें किसका यूज किया जाता है? जनरली जर्मेनियम का यूज किया जाता है। तो ये बहुत अच्छे मेटलॉइड्स हैं। आप समझ रहे हैं? तो जिनमें 50% गुण पाया जाए दोनों का, इसका मतलब हुआ कि वही तो असली मेटलॉइड हैं। नहीं, ये तो 80% नॉन मेटल, 20% मेटल, इसका मतलब ये नॉन मेटालिक गुण ज्यादा है इसमें। बस में रहे? चलो इतना में दिक्कत। तो यहां से फिर से हम लोग आ जाए, हम लोग आपको बता रहे थे, फिर से देख लो। आपको क्या बताए कि किसी भी एटम का रेडियस अगर डिफाइन करना है तो एटम का रेडियस 3 तरीके से निकाला जाएगा। कोवैलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस, मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस फॉर द रेडियस ऑफ मेटल्स, वैन डर वाल रेडियस फॉर द रेडियस ऑफ इनर्ट गैस, और कोवैलेंट रेडियस फॉर द रेडियस ऑफ नॉन मेटल्स। ध्यान रहेगा, ठीक है? बारी बारी सबको समझेंगे। चलो देखो, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो कोवैलेंट रेडियस आया। नहीं कि कोवैलेंट रेडियस क्या है, अब समझो इसको। देखो देखो, तो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, ये एक एटम हो गया। फिर यहां पर देख लो, ये न्यूक्लियस हो गया और ये तुम्हारा एक एटम हो गया। ठीक है, ध्यान समझना, ये एटम ए है और ये भी एटम ए है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, दो सेम एटम ले लिए, दो सेम एटम, ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं। चिपके हुए हैं इसका मतलब कि दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। ध्यान रखना है, ये जो ए लिए हैं ये भी नॉन मेटल है, क्योंकि हम कौन सा रेडियस डिफाइन कर रहे हैं, कोवैलेंट, तो ये भी नॉन मेटल है। और ये जो ए लिए हैं ये भी क्या है, नॉन मेटल है। चलो हम यहां से बोल रहे हैं, फिर से ध्यान सुनो, दो सेम नॉन मेटल, दो सेम नॉन मेटल, ध्यान रखना है, जिनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो। दो सेम नॉन मेटल जिनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ हो। ठीक है, इन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का दूरी, ये हो गया न्यूक्लियस के बीच का दूरी डी, ये हो गया न्यूक्लियस के बीच का दूरी। ध्यान रखना है, अब इस न्यूक्लियस के बीच का दूरी का आधा दूरी कर दो, ये जो आधा दूरी होगा वही तुमको बताएगा रेडियस, वही क्या होगा, कोवैलेंट रेडियस। मेरी बात समझ में आई? नहीं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, दो सेम एटम जिनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ हो, दो सेम एटम जिनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ हो, उन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच के दूरी का आधा दूरी कर दो। नहीं, उन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच के दूरी का आधा दूरी कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, रेडियस ऑफ वन एटम, एक एटम का रेडियस निकल जाएगा। मेरी बात समझ में आई? नहीं, अब यहां पर कोई पूछ सकता है कि सर दोनों सेम एटम काहे लिए, दोनों अलग अलग एटम काहे ले रहे हैं? नहीं तो लेके देख लिया जाए। देखो तो ये, चलो एक छोटा आइटम ले लिए, नहीं यानी एक दूसरा आइटम ले लिया, एक दूसरा आइटम ले रहे हैं। देखो यहां पर इस आइटम के पास ऑर्बिट 1 गो, 2 गो, 3 गो और ये हो गया 4 गो। तो ये एटम नंबर ए है और ये एटम तुम्हारा बी है। दोनों एटम सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। चलो अब इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का दूरी ले लो, ये हो गया तुमको दोनों के न्यूक्लियस के बीच का दूरी डी। चलो अब इस दूरी का आधा दूरी, तो इस दूरी का आधा दूरी तो यहां कहीं आएगा। नहीं तो क्या इस दूरी को, ये जो आधा दूरी तुमको आया, क्या इसको रेडियस कहें? ये जो रेडियस आएगा वो इस एटम का होगा कि इस एटम का होगा? किसी भी एटम का नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए अगर आपको रेडियस निकालना है तो दोनों एटम आइडेंटिकल होना चाहिए, दोनों एटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो कोवैलेंट रेडियस का कोई डेफिनेशन पूछेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे when two atoms are covalently bonded to each other, when two same atoms
are covalently bonded to each other, then the then half the distance between the nucleus of two atom is called as covalent radius. क्या हम बोले कि दो सेम एटम जो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हों, उन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच के दूरी का आधा दूरी कर दो, वही क्या होगा? कोवैलेंट रेडियस. चलो यहां पर डेफिनेशन पढ़ो, जो हम लोग बोले वही लिखा हुआ है. व्हेन टू सेम एटम, ध्यान से पढ़ो, व्हेन टू सेम एटम्स आर कोवैलेंटली बॉन्डेड टू ईच अदर, ध्यान रखना है, देन half of the distance between the center of nucleus of the two atoms is called as covalent radius. उसी को क्या कहेंगे? covalent radius. It is generally defined for non metals. ये जनरली किसके लिए डिफाइन होगा? नॉन मेटल्स के लिए डिफाइन होगा, ध्यान रखना है. तो यहां पर अब हम लोग को जो रेडियस डिफाइन किया गया वो न्यूक्लियस के मदद से डिफाइन किया गया. नहीं तो न्यूक्लियस का पोजीशन तो फिक्स रहता है, नहीं तो बस दोनों के न्यूक्लियस के बीच का दूरी ले लो और उस दूरी का आधा कर दो, तुमको क्या निकल जाएगा? कोवैलेंट रेडियस निकल जाएगा. किसी को कोई दिक्कत? कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा. इसीलिए तो डेफिनेशन में कहा कि टू सेम एटम्स आर कोवैलेंटली बॉन्डेड. नहीं, दो सेम एटम होने चाहिए और इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए, तब हम एक एटम का रेडियस निकाल पाएंगे. अगर दोनों एटम अलग अलग रहेगा और उस समय इसके न्यूक्लियस का आधा करेंगे तो ना इसका रेडियस निकलेगा ना इसका रेडियस निकलेगा. मेरी बात समझ में आई? चलिए देखो, तो उसी को यहां से लिखा हुआ है कोवैलेंट रेडियस, आर मतलब रेडियस. कोवैलेंट रेडियस बराबर क्या लिखा हुआ है? 1/2 डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस, लिखा हुआ है ना. डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस का आधा कर दो, क्या निकल जाएगा? कोवैलेंट रेडियस. फिर यहां देख लो, आर कोवैलेंट बराबर 1/2 बॉन्ड लेंथ, क्योंकि दो न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ. ध्यान रखना है. तो बॉन्ड लेंथ का आधा कर दो. अगर बॉन्ड लेंथ का तुम आधा कर दिए तो तुमको क्या निकल जाएगा? कोवैलेंट रेडियस निकल जाएगा. चलो जैसे कुछ एग्जांपल देख ले. देखो तो जैसे H2 कैसे बना है? H और H दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ है. अब तुमको बॉन्ड लेंथ का वैल्यू दे दिया कि 74 पिकोमीटर है, ये एक्सपेरिमेंटल है, ये दिया रहता है, ध्यान रखना है. तो H और H के बीच का तुमको वैल्यू दे दिया कि इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना है? 74 पिकोमीटर. अब तुमसे कहता है कि भाई इस एक हाइड्रोजन एटम का रेडियस निकालो, तो क्या करेंगे? 74 का डिवाइड कर दो. नहीं, ये एंगस्ट्रॉम में लिखा हुआ है, ये पिकोमीटर में. किसी एक वैल्यू को ले लो. अगर पिकोमीटर लेना है तो 74 और बट्टा में कितना? 2, तो कितना आ जाएगा? 37. तो 37 पिकोमीटर आ जाएगा. अगर एंगस्ट्रॉम में निकालेंगे तो 0.74 अब बट्टा में क्या करेंगे? 2, तो ये हम लोग को आ जाएगा 0.37 एंगस्ट्रॉम. बोलो दिक्कत है क्या? कर सकते हैं. सेम एज Cl2, तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड लेंथ का मान दे दिया, तो बॉन्ड लेंथ का मान दे दिया तो रेडियस नहीं निकलेगा? निकल जाएगा, बस इसका हाफ कर देना है. नहीं, 198 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 99 पिकोमीटर. नहीं, एंगस्ट्रॉम में निकालोगे तो 0.99 पिकोमीटर आ जाएगा. पिकोमीटर जो है, एंगस्ट्रॉम जो है, इसको ऐसा यूनिट नहीं कहेंगे, केयर करना है. जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका साइज बहुत छोटा होता है. बस में रहा है. तो इनका साइज बहुत छोटा होता है, तो इनका साइज माप मेजर करने के लिए पिकोमीटर यूज किया जाता है, एंगस्ट्रॉम यूज किया जाता है. जैसे 1 पिकोमीटर और कितना होता है? 10⁻12 मीटर. ध्यान रखना है. 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या बोलते हैं? 10⁻10 मीटर. ध्यान रखना है. नहीं कर सकते हैं. चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ. अगला पॉइंट तुमको लिखा हुआ है वंडरवाल रेडियस. अगला क्या लिखा हुआ है? वंडरवाल रेडियस. अब वंडरवाल रेडियस जो है, इसको समझने से पहले थोड़ा बहुत समझ लो. पहले वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नहीं थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं. देखो तो सबसे पहले समझ लो थोड़ा सा वंडर वाल फोर्स ऑफ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. पहले थोड़ा सा इसको समझ लो. चलो ध्यान दो.
पहला बात ध्यान रखना, जब भी वंडरवाल फोर्स का बात आए तो हमेशा दिमाग में रखना कि ये बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे कि इट इज ए वेरी वीक फोर्स ऑफ ध्यान रखना है, इट इज ए वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहला पॉइंट तो ये दिमाग में बैठा लो। चलो दूसरा पॉइंट, वंडरवाल फोर्स की बात करें, VW वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स का अगर बात करें तो इसके बारे में बोला जाता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, ठीक है। यानी 10 किलो का एक सबस्टांस ले लो और 10 किलो का दूसरा सबस्टांस ले लो, नहीं, उनके बीच में तुम वंडरवाल फोर्स लगाना चाहते हो। जैसे देखो हम यहाँ लिख दिए, ये एक ब्लॉक ले लिए, ये एक ब्लॉक ले लिए, इसका जो मास है वो 10 kg है, इसका मास जो है वो भी 10 kg है, ठीक है। अब यहां से दूसरा ब्लॉक लेते हैं, इसका मास तुम ले लिए 100 kg और इसका मास तुम ले लिए 100 kg। ध्यान रखना है, नहीं, अब इनके बीच में भी वंडरवाल फोर्स लगेगा और इनके बीच में भी वंडरवाल फोर्स लगेगा। ध्यान रखना है। तो क्या लिखा हुआ है, वंडरवाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जितना ही ज्यादा होगा वंडरवाल फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। तो तुमसे पूछा जाए कि इन दोनों ब्लॉक के बीच में वंडरवाल फोर्स ज्यादा होगा कि इन दोनों ब्लॉक के बीच में वंडरवाल फोर्स ज्यादा होगा? नीचे वाले में ज्यादा होगा। यहाँ पे वंडरवाल फोर्स इनके बीच जो VWF वंडरवाल फोर्स जो होगा वो मोर होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और इनके बीच जो वंडरवाल फोर्स होगा VWF ये क्या होगा, लेस होगा। ध्यान रखना है, क्योंकि साफ बोला गया है कि मास पे डिपेंड करता है, नहीं, लेकिन मास के कारण जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, मास के कारण जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है ये ठीक है। इन दोनों के बीच में वंडरवाल फोर्स ज्यादा है, इनके बीच में वंडरवाल फोर्स कम है, ये ठीक है, नहीं, लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के बावजूद ये कमजोर है, नहीं, क्योंकि मास के कारण जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसके कारण दो सबस्टांस एक दूसरे में चिपकते नहीं है। चिपक जाते हैं क्या? नहीं। जैसे मान लीजिए कि इनका मास होगा 60 किलो का, सर कितना किलो है? हालात मान लीजिए कि 60 किलो के हैं, नहीं, इनको मान लीजिए कि 50 किलो के हैं, नहीं, तो इन दोनों के बीच में मास के कारण कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन उस अट्रैक्शन फोर्स के कारण क्या ये दोनों आदमी चिपक गए? नहीं। तो वंडरवाल फोर्स जो है, ध्यान रखना है, वंडरवाल फोर्स जो है हम लोग केयर करना है, ये बहुत ही कमजोर प्रकृति का अट्रैक्शन फोर्स है, नहीं, जिसके कारण दो चीजें आपस में चिपक नहीं पाती हैं, ठीक। जैसे मास के कारण अट्रैक्शन फोर्स, अच्छा दिमाग लगाए, पृथ्वी, नहीं, पृथ्वी का मास बहुत ज्यादा है, नहीं, और हम लोगों का मास उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम है, नहीं, अच्छा, तो पृथ्वी जो है वो भी तो हम लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है? करता है। उसी फोर्स को शायद ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, नहीं, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? वंडरवाल फोर्स। किस कारण से लगता है? मास के कारण, नहीं, पृथ्वी पर पृथ्वी का अट्रैक्शन फोर्स, जैसे कोई 50 किलो का आदमी है और कोई 100 किलो का आदमी है, नहीं, तो 50 किलो के आदमी को उठाने में ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा कि 100 किलो के आदमी में? क्योंकि पृथ्वी जो है उस पर फोर्स जो है अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उस पर 100 kg के हिसाब से उस पर फोर्स लग रहा है, बस मेरा है। तो वहां पर पृथ्वी के बीच में और उस आदमी के बीच में वंडरवाल फोर्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया। बात समझ में आ रही है? तो वंडरवाल फोर्स जो है मास पे डिपेंड करता है, पहला बात समझ में आ गया। चलो दूसरा पॉइंट एक और ध्यान रखना कि जो वंडरवाल फोर्स है तुम्हारा VWF वंडरवाल फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। वंडरवाल फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, नहीं, अच्छा, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नहीं, देखते हैं। देखो तो सरफेस एरिया का मतलब हुआ कि मान लो हम लोग दो सबस्टांस ले लिए, ये एक सबस्टांस और ये एक सबस्टांस, ठीक है, दो सबस्टांस ले लिए, फिर इसी दो सबस्टांस को ले रहे हैं, ध्यान से देखो, इसी दोनों का फोटो फिर बना रहे हैं, ठीक है, जो चीज यहां पर है वही चीज यहां पर है, ठीक है। अभी दोनों को हम लोग चिपका रहे हैं, ऐसे चिपक रहे हैं,
तो इनका ज्यादा सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है, तो इनके बीच में वंडरवाल फोर्स ज्यादा होगा। यहां पर आ जाओ, यही दोनों सबस्टेंस हैं, ऐसे चिपक रहे हैं, तो इनका कम सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वंडरवाल फोर्स कम होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वंडरवाल फोर्स जो है एक तो मास पे डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। दो सबस्टेंस के बीच में वंडरवाल फोर्स ज्यादा कब होगा? जब उनका ज्यादा से ज्यादा सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, तो वंडरवाल फोर्स ज्यादा होगा। नहीं, अगर उनका कम सरफेस कांटेक्ट में आएगा तो वंडरवाल फोर्स कम होगा। मेरी बात दिमाग में गई? ठीक है, तो वंडरवाल फोर्स के बारे में दिमाग में रहेगा ये बात, ठीक है। तो ये बात हम लोग को बताया गया। चलो चलिए आज की इतना ही पढ़ते हैं, अगले क्लास से वंडरवाल रेडियस से स्टार्ट करेंगे। तो ये सब रिवाइज करके आइएगा, ध्यान रखिएगा, इसका यूज कल आने वाला है।